नमस्कार, शुरू कर रहे हैं आज का बिग बुलेटिन। और इससे पहले कि हम चर्चा पर चलें, आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज हम सबके बीच भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता विमल कटियार, कांग्रेस से हैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय कटियार जी, और युवक कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम तिवारी, और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पार्टी के जिला महामंत्री मनदीप यादव जी। अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने अनुप्रिया शुक्ला फर्जीवाड़ा कांड की चर्चा की थी, और उसके बाद में जो परतें खुल करके आ रही हैं उस घटना से और उस कांड से संबंधित, उसके बाद में बिल्कुल ये स्पष्ट हो रहा है कि ये एक बहुत बड़ा जालसाजों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा जाल है, जो मनमाने ढंग से लोगों को फंसाते रहे, लोगों को नौकरी दिलाते रहे, लोगों को ठगते रहे। इसके बाद में अभी जब वेरिफिकेशन का काम शुरू हुआ, जब अनुप्रिया शुक्ला वाला मामला फंसा, उसके बाद में जो शिक्षक और शैक्षिक कर्मचारी थे, शिक्षणेतर कर्मचारी थे, उनके शैक्षिक अभिलेखों का आधार कार्ड का वेरिफिकेशन शुरू हुआ। और जब वेरिफिकेशन शुरू हुआ तो चार लोग, जिनमें 2 वार्डन थे, 2 शिक्षक थे, वो अपने कागज लेकर के वेरिफिकेशन कराने नहीं आए। उनमें उसके बाद में जांच पड़ताल शुरू हुई, और जो संदिग्ध लोग थे, संदेह की चीजें थी, उन पर नजर डाली गई। तो उसमें एक संध्या द्विवेदी का नाम हो रहा है। संध्या द्विवेदी कमालगंज के कस्तूरबा स्कूल में वार्डन है, और फर्रुखाबाद के साथ ही साथ वो अलीगढ़ और फिरोजाबाद में भी नौकरी करती रही। आप समझ सकते हैं कि एक साथ 3 जिलों में नौकरी करती रही। और वो महिला मैनपुरी की रहने वाली, और उसके बाद में उन्हें अलीगढ़ में गिरफ्तार किया गया। तीनों बीएसए संपर्क में थे। तमाम सी जानकारियां जो निकल के आ रही हैं वो पूरी तरह से कॉमन। एक टीम गई थी मैनपुरी, जो कायमगंज में जो शिक्षक पकड़े गए थे सुशील कुमार कौशल, उनके बारे में जांच करने। तो वो जो असली सुशील कुमार कौशल है वो मैनपुरी में एक स्कूल में पढ़ाते मिले, और उनके बारे में सारी जानकारी हासिल हुई। तो जो सुशील कुमार शुक्ल ऊपर उस पुष्पेंद्र थे, यहाँ जो संध्या द्विवेदी ने आवास विकास फर्रुखाबाद का पता दे रखा था, वही पता पुष्पेंद्र का था। आप समझ सकते हैं कि आवास संध्या द्विवेदी ने जो अपना पता आवास विकास का दे रखा था, स्थायी पता, संपर्क का पता, वही पता पुष्पेंद्र का भी था। वहाँ जो मकान है आवास विकास में जो पता दे रखा था, वहाँ से जब संपर्क किया गया तो लोगों ने ये बताया कि पुष्पेंद्र यहाँ भी आया जाया करता था। तो कुल मिलाकर के ये जो चेहरे हैं, उनके तार कहीं ना कहीं जुड़े मिल रहे हैं। चाहे वो सुप्रिया जाटव हो, चाहे सुशील कुमार कौशल और पुष्पेंद्र हो, चाहे संध्या द्विवेदी हो, मतलब जो लोग इस फर्जीवाड़े में पकड़े गए हैं, वो ये सारे कहीं ना कहीं कनेक्ट होकर के आए। अब सवाल इस बात का पैदा होता है कि जो सुशील कुमार कौशल के कागज हैं वो मैनपुरी में लगे हुए हैं, और यहाँ जो कागज लगे हुए थे सुशील कुमार कौशल, जो फर्जी वाला सुशील कुमार कौशल था, उसके अंतर केवल इतना है कि कागज तो वहां भी असली, यहाँ भी असली। काम करने वाला फर्जी और काम करने वाला असली। यही स्थिति संध्या द्विवेदी की हुई कि कागज तो संध्या द्विवेदी के हर जगह असली लगे हुए। तो कागज कैसे निकल रहे हैं? कागज के मतलब कागज का टुकड़ा नहीं, कागज के मतलब जो एक छात्र कई वर्ष मेहनत करके जो अभिलेख बनाता है, प्रमाण पत्र हासिल करता है, अंक पत्र हासिल करता है, वो कैसे ट्रांसफर होते गए, किनका खेल रहा?
और जो दफ्तरों के बाबू हैं उन पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि मनदीप जी आप शुरू करें आज, कि जो सवाल हमने छोड़ा है कि सारे खेल में कि फर्जी कागज आते रहे, फर्जी कागज रखे जाते रहे, फर्जी लोगों को नौकरी मिलती रही और फर्रुखाबाद एक सेंटर बन गया, एक हब बन गया कि यहाँ जो आए अपना कागज लेके आए और नौकरी करे, तनख्वाह निकाले और मौज करे। तो ये सब देखिए अभी हाँ शुरू हो जाएगा कि साहब भाजपा सरकार में होता रहा, बसपा सरकार में होता रहा, हमारी सरकार में होता रहा। ये सब चीजें किसी समस्या का समाधान नहीं होती। दूसरी चीज, एक चीज और दिमाग में रखनी चाहिए कि हम बुद्धिजीवी लोग हैं, हम बुद्धिजीवी लोग तलवार लेकर के सड़क पर नहीं निकल सकते। हम विचारों से क्रांति लाते हैं, विचारों से ही कोई ना कोई मंथन करते हैं, विचारों से ही कोई ना कोई नतीजा निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। तो बजाय इसके हम जाएं कि साहब बसपा सरकार में नियुक्ति हुई थी इसलिए साहब सब वहां फर्जीवाड़ा चल रहा था, सपा सरकार में हुई थी, सपा में सब फर्जी थे, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। हम चाहेंगे कि ये जो नेटवर्क है, किसी समय नकल के लिए फर्रुखाबाद बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था, मुश्किल से उस प्रमाण पत्र से मुक्ति मिल पाई फर्रुखाबाद को, तो अब ये फर्जी नियुक्तियों का एक हब बन गया फर्रुखाबाद। तो मनदीप जी क्या लगता है आपको कि कितने बड़े लोग, किस स्तर के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? क्या सफेद पोश लोग, राजनीतिक लोग भी इस खेल में शामिल हैं? क्या इस बात की कोई कल्पना की जा सकती है? देखिए शेखर जी, हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे और आपका उस बात का भी हम समर्थन करते हैं कि ऐसी स्थिति में एक दूसरे सरकार पे, एक दूसरे दल पे आरोप प्रत्यारोप को लगा देना इस समस्या का हल कतई नहीं है। और रही बात शिक्षा विभाग और शिक्षा, वो जड़ है जिसपे विकास का देश में बहुत बड़ा वटवृक्ष तैयार होता है। और जब शिक्षा की जड़ें हमारी खोखली होती जा रही हैं, जैसा कि जनपद फर्रुखाबाद में ये फर्जी पकड़ा गया मिल रहा है, तो ये बहुत साफ बात है कि केवल विभागीय चपरासी अथवा क्लर्क या स्थानीय जनपद के ही जो यहाँ के विभागीय कर्मचारी हैं उन्हीं का हाथ नहीं है, ये बहुत बड़ा रैकेट है। और जिस तरह से हम समझते हैं जो जांच एजेंसियां जांच, इसमें और अधिक तेजी लाने की आवश्यकता है। जैसी 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 घटनाएं जनपद में खुलती जा रही हैं, उनको लग रहा है कि इसकी जड़ें जनपद के साथ साथ शासन स्तर तक जड़ें इसकी पहुंच रही हैं। अगर इसकी वास्तविक भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार जांच करा रही है तो ये यहाँ से लेकर जनपद से लेकर और सरकार के मुख्यालय तक इसका असर पहुंचने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसे विषय पर, ऐसे गंभीर विषय पर जिसमें बेरोजगारों का, युवाओं का, देश का भविष्य निर्भर करता है शिक्षा पे, ऐसे में इस तरह से खेल ये बहुत चिंतनीय, देश और परेशान करने वाला है। और ये घटनाएं जो सामने आ रही है खुल के सामने आ रही, ये कहीं ना कहीं हम सबको बहुत ही लज्जित अपमानित करने का काम कर रही हैं। और इस पे बिल्कुल जो जांच एजेंसियां, बिल्कुल सरकार किसी के भी दबाव में ना आकर के पूरी निष्पक्षता के साथ सरकार उच्च स्तरीय की जांच कराए, ताकि इस तरह के जो खेल चल रहे हैं उन पर कम लग सके। जी विजय कटियार जी, जी का जिक्र हमने किया है और इसी से जुड़ा एक मामला निधि गुप्ता का है। निधि गुप्ता कायमगंज में वार्डन है, वार्डन पद पर तैनात है, और जो असली निधि गुप्ता है वो पपियापुर में 2010 से शिक्षक की हैसियत से शिक्षक के पद पर पढ़ा रही हैं। असली जो पपियापुर वाली निधि गुप्ता है, उन्होंने कभी कस्तूरबा गांधी के लिए, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की किसी पोस्ट के लिए आवेदन नहीं किया। तो ये जो खेल निकल करके आ रहा है, जो तमाम चेहरे निकल करके आ रहे हैं, इनके पीछे क्या लगता, क्या साजिश है, कितना बड़ा खेल है, क्या क्या पैसों का सौदा होता है, किस तरह से लोगों का भाग्य, भविष्य खरीदा जाता है, किस तरह की लोग इस खेल में शामिल हो सकते हैं? ये जो लोग हैं, एक बड़ा रैकेट है, जो मनदीप जी ने कहा है, एक बड़ा रैकेट है ये। निश्चित रूप से आपको एक बात याद होगी थोड़े समय पहले की, शायद 2-3 साल, उधर पिपर गांव की तरफ आनंद वर्मा एक थे जिनका मर्डर हुआ था, और उसमें
करीब 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और आनंद वर्मा का ये मामला था कि वो जनसूचना से लोगों की रिपोर्ट लेते थे और तक जाता था कि कौन सा अध्यापक या क्या व्यक्ति है जो फर्जी कागज से नौकरी कर रहा है। तो ये बड़ा गैंग है, पहले से चला आ रहा है। निश्चित रूप से इसमें सफलता तभी मिलेगी जब कोई आवेदन होगा और उस आवेदन के सापेक्ष जो अधिकारी होंगे जो वो अपने उसको चेक करेंगे पूरे तरीके से, तभी हमें सफलता मिलेगी। मुझे लग रहा है कि ये गैंग बहुत बड़े स्तर पे है। सुमन तिवारी, एक नई चीज जोड़ी है विजय कटियार ने और हमें भी याद नहीं थी, लेकिन इस एंगल पर भी जा सकता है कि उस शिक्षक की हत्या हुई थी और वो हत्या आज तक, उस हत्या का खुलासा आज तक नहीं पाया। तमाम सी चीजें उसमें दाएं बाएं कही गई, लेकिन पुलिस उस हत्याकांड का, हम लोगों ने खुद, जब कोई नया एसपी आता था तो हम लोग उसके सामने कहते थे कि भाई साहब उस शिक्षक हत्याकांड का खुलासा करें, लेकिन वो खुलासा आज तक नहीं हुआ। ये नई चीज जोड़ी है विजय कटियार ने और निश्चित तौर पे उस हत्याकांड के तार, हत्या का और जो कह रहे ना कि बहुत समय से खेल चल रहा है, वो बिल्कुल सही बात है। आपको क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आप जैसे तमाम उन मीडिया के मुद्दे पर लगातार नजर गड़ाए हुए हैं और प्रश्न उठा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की सजगता और निर्भीकता की वजह से आज ये मुद्दा सरकार के लिए एक समस्या बन गया है और इस पे जांचें हो रही हैं। अन्यथा जैसे कि आया है और वो जिस तरीके से वो मुकदमा दबा दिया गया, मुकदमा फर्जी जो आज शिक्षकों वाला मैटर चल रहा है, ये भी दबा दिया जाता। तो इसके लिए पहले तो आप और आप जैसे तमाम पत्रकार साथी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि अब एक उम्मीद है कि जिस तरीके से ये सवाल हम लोग उठा रहे हैं, इस पे चर्चा कर रहे हैं और सरकार भर्तियां हैं जो कि मैनपुरी से शुरू हुई थी। मैनपुरी का जो पहला केस आया था, तो कहीं ना कहीं कि जब एक सरकार एक व्यवस्था स्थापित करती है, उसमें प्रमाण पत्रों का सत्यापन क्यों नहीं होता, और उस सरकार में क्यों नहीं होता जो सरकार नीति और निर्देशों पे जो है बड़ा एकदम पारदर्शिता की बात करके चलती है। तो ये सवाल उठना लाजमी है। आज जो स्थिति बनी हुई है कि दर बदर एक एक करके ये जो फर्जी शिक्षक व्यवस्थाएं सामने आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से कलंक है। और क्योंकि आज जो देखने को मिल रहा है कि ये सरकार दो मुद्दों पर बहुत बुरी तरीके से जो है फेलियर इसका हुआ है, एक स्वास्थ्य के मुद्दे पर और दूसरा शिक्षा के मुद्दे पर, क्योंकि दोनों ही में आज जो हम स्थितियां देख रहे हैं वो भयावह स्थितियां हैं और दोनों ही के ऊपर समाज पूर्ण रूप से निर्भर करता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि जिन लोगों ने पहले प्रयास किया अपनी जान गंवा दी, उन मुद्दों पर भी आज चर्चा होनी चाहिए। जैसे अध्यक्ष जी ने बात रखी, उनकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत समय पहले इंगित किया था कि ये फर्जी नियुक्तियां भर्तियां चल रही हैं, और उसके बावजूद ये सवाल आज उठने के बाद अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है, उस मुकदमे का खुलासा नहीं होता है, तो उनके शहीद होने का इस समाज के लिए मुझे तो नहीं लगता कोई लाभ होगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि इसकी तय खुलनी चाहिए, ताकि समझ में आए आखिर वो कौन लोग हैं जो समाज को इस जहरीले विष का शिकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। विमल कटियार जी। धन्यवाद शेखर जी। क्योंकि जो शिक्षक का जो ये घोटाला जो है आज एक एक करके सामने आ रहा है, ये फर्रुखाबाद से ही हमें जो आपने भी यही कहा कि फर्रुखाबाद ये घोटाला का ये केंद्र बना हुआ है। मेरा अपना मानना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जब से सरकार बनी, तब से एक काम तो बहुत अच्छा हुआ है। जैसे कि कोई भी टेंडर पड़ता था, कोई भी चीज होती थी, वो सब काम अब ऑनलाइन होने लगे। ऑनलाइन से क्या हुआ है कि आपको भी मानना पड़ेगा, और ये सब चीज की और तैयारी हो रही है कि जितना हर चीज में जो घोटाला होता था उस पर कहीं न कहीं अंकुश लगा है। और ये घोटाला, ये जो शिक्षक का जो फर्जीवाड़ा हुआ है,
ये फर्रुखाबाद से हुआ है। फर्रुखाबाद से, चूंकि फर्रुखाबाद में 10, 11, 12 पे जब ये शिक्षक की जब भर्ती हुई थी, तब की सरकार कौन सी थी, और जिन जिन हमारा तो मानना ये है कि जैसे जिनकी जांच हो रही है अध्यापकों की, हमारा तो अपना मानना है कि जो उस समय के तत्कालीन अधिकारी थे जिनके माध्यम से ये लिपियां हुई हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर के एक प्रमाण पत्र फर्रुखाबाद में लग के दूसरा प्रमाण पत्र कन्नौज चला गया, वही प्रमाण पत्र फिरोजाबाद चला गया, वही प्रमाण पत्र मैनपुरी चला गया, एक मार्कशीट, एक अंक प्रमाण पत्र एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह कैसे चले गए। ये शिक्षा विभाग में नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत बड़ा घोटाला है, जिसकी जो जांच चल रही है। इसमें हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश में शिक्षक भर्ती का जो काम हुआ था उस समय, वो हमें लगता है कि ये ज्यादा हजारों की संख्या में अध्यापक गण इसमें सामने आएंगे। और मेरा तो अपना मानना है कि उस समय जितने भी उसके अधिकारी या कर्मचारी रहे होंगे जिनके द्वारा ये भर्ती हुई है, उनकी भी जांच होनी चाहिए, तब ये घोटाला कम हो, नंबर एक। दूसरी बात ये है कि अब जो जब से बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनी है, तब से हर चीज ऑनलाइन की व्यवस्था हो गई है। तो अब ये है कि जो भी गलत काम या जो भी जो फर्जी वाला काम है, उन पे बहुत ज्यादा अंकुश लगा है। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र भाई कह रहे थे कि कांग्रेस के मित्र हमारे भाई अभी कह रहे थे कि स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य में क्योंकि अभी कितने दिन हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए, जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर अभी तक हमारे विपक्षी गणों की सरकारें रही हैं। उन्होंने जब 70 साल में कुछ नहीं कर पाया, हम लोग को भी 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में जो भी प्रयास कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा जो है वो हमारी सरकार स्वास्थ्य के प्रति अपनी व्यवस्था कर रही है। पीएसए दफ्तर जी, आप भी जानते हो कि कई ऐसे बाबू हैं जो वर्षों से वहां डटे हुए हैं और उन्हें तमाम पदस्थापना प्राप्त है। कुछ समय जब विजय सिंह का मामला चलता था, वो विजय सिंह के बहुत खास लोग थे। जब प्रभात द्विवेदी का मामला चलता था तो प्रभात द्विवेदी के बहुत खास थे। खास वो लोगों के बने रहे, राजनीतिक लोग खास बने रहे और उनकी सीट, उनका पटल बरकरार रहा। एक जिले में नौकरी करके, एक पटल पर नौकरी करके उन्होंने पूरी जिंदगी काट दी। तो क्या उन लोगों पर संदेह की सुई नहीं जा सकती है जो इस तरह से लोगों के संरक्षण में नौकरी कर रहे हैं? पूरी नौकरी उन्होंने अपने संरक्षण में काट दी। मनदीप जी बोलिए। जी बिल्कुल, ये बहुत एक वाजिब कोई प्रश्न है कि ये जो पटल का खेल है जनपद में, ये बड़ी संख्या में जनपद मुख्यालय में देखने को मिल रहा है कि लोगों ने, जो आप कह रहे हैं इस बात से पूरी तरह सहमत है, पूरी अपना कार्यकाल जनपद में काट दिया। ये जहां पे इस तरह से मलाईदार पटल है, उसी का परिणाम है, उसी व्यवस्था का दुष्परिणाम है कि आज शिक्षा विभाग में, बेसिक शिक्षा विभाग में इतने बड़े फर्जीवाड़ा आ रहे हैं। तो जो अभी हमारे साथी लोग कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि नीचे से ऊपर तक अगर जांच होती है, अगर जांच एजेंसियां सरकार के बिना दबाव में निष्पक्ष जांच करती हैं, तो नीचे से ऊपर तक वो चेहरे जरूर बेनकाब होंगे जो इस भ्रष्टाचार में और इस तरह की धांधली में लिप्त रहे हैं और शिक्षा के साथ और देश के साथ, देश के नौनियालों के साथ जो खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही चिंतनीय प्रश्न है। जी, मैं देखिए सबसे पहले आदरणीय बिमल कटियार जी की बात पे आना चाहता हूं, जिन्होंने ये कहा कि बीजेपी की सरकार आने पर व्यवस्था में सुधार हुआ है और अब ऑनलाइन या जो भी सिस्टम है आपका, उसी सिस्टम को मैं चैलेंज कर रहा हूं। अभी मैंने कल आपके 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला और पशुपालन विभाग के घोटाले पे एक ज्ञापन दिया है। मैं आदरणीय कटियार जी को ये बताना चाहता हूं कि सचिवालय जो लखनऊ में है, वहां कोई अनियमितता नहीं हो सकती, लेकिन आपके सचिवालय में बैठ के पशुपालन विभाग का ऑफिस चलाया गया, जिसको लेके सचिवालय के लोग ये कह रहे हैं कि कौन आके चला गया हमें मालूम नहीं। और वो लोग जो पशुपालन विभाग के मंत्री के निजी सचिव, उनने ये किया फ्रॉड।
और आटे का 292 करोड़ रुपए का ठेका देने के नाम पर भाटिया से 9 करोड़ 72 लाख रुपए लिए, और वो रुपए जब उन्होंने वापस मांगे तो पुलिस से दबाव बनाया। आखिर ये लोग जब सचिवालय में बैठ के इतनी बड़ी अनियमितता कर सकते हैं, सरकार के लोग मंत्री के इशारे पर, अब मैं ये मानिए जब उनके निजी सचिव हैं। इसी तरीके से आपका जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, उसमें भी सरकार के लोग इन्वॉल्व, 8 से 10 लाख रुपए लेके इनकी नियुक्तियां कर दी गई। तो ये मैं आपको केवल इस बात पे बताना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं अब सही हो रहा है, सही नहीं हो रहा, आपके सचिवालय में बैठ के ये सब हो रहा है। दूसरा, जैसे अभी ये कहा कि इस तरीके से जो नियुक्तियां हो रही, कहीं ना कहीं जो सक्षम राजनीतिक व्यक्ति है उनके उसमें, तो कहीं ना कहीं ये मान लीजिए आप, चूंकि इस तरीके का रोल पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें देखिए राजनीति का करने का समय नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी इन्वॉल्व है। जब सचिवालय में बैठ के ये कर सकती है तो फिर ये तो संभव है हर जगह। शुभम तिवारी जी, शुभम तिवारी, हमारे अध्यक्ष जी ने जो है एक बहुत बहुत गंभीर बात रखी है सचिवालय संबंधित रखी के साथ। में भारतीय जनता पार्टी के अपने साथी से पूछना चाहूंगा, जैसा कि उन्होंने फिर हमेशा की अपनी उसी शैली में बात कहते हुए पूर्व सरकारों के ऊपर आरोप लगाया, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि शायद उन्हें याद हो कि सन 2018 में आपकी ही सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और जो अभी इससे पहले जो कस्तूरबा गांधी मैनपुरी का मैटर खुला है, उसमें भर्ती 2018 मान्यवर शायद 2018 में आपकी ही सरकार थी उत्तर प्रदेश में। अब आप बताइए, इसकी नैतिकता की जिम्मेदारी आप लेंगे? दूसरी बात, जो आपने कहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, क्या जब जांचें हो रही हैं, अच्छी व्यवस्था हो चुकी है, हर तरफ जो है पैनी नजर है आपकी, फिर ये बाबू उन मलाईदार पदों पर लगातार एक ही जिले में 3-3 साल से कैसे हैं? इसका जवाब आप दे, ताकि हम भी समझ सकें कि आप जो बात कह रहे हैं उस बात में कुछ दम है या सच्चाई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, होता कुछ है। आप आरोप लगाने में तो सर्वप्रथम रहते हैं, लेकिन सच्चाई को सुनने में हमेशा भागते हैं। इस बात को बताने का कष्ट करें, ज्यादा बेहतर होगा। विमल कटियार जी बताइए। धन्यवाद शेखर जी। हमारे कांग्रेस के मित्रों ने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी तब से पशुपालन विभाग में घोटाला हुआ, या 2018 में जो कस्तूरबा गांधी हुआ। आदरणीय शेखर जी, क्योंकि केंद्र में सरकार लगातार कांग्रेस की रही है, और कांग्रेस में तो ये तो सचिवालय की जी बात कर रहे हैं कि सचिवालय में घोटाला हुआ है। वहां तो प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में ही तो घोटाला होता रहा है, चाहे कामन घोटाला रहा हो, चाहे कोयला घोटाला रहा हो, इतने घोटाले हुए हैं कि अगर गिनती अगर हम आपको बताने चल जाए तो ये तो आपकी डिबेट केवल यही रहेगा, कांग्रेस में केवल कांग्रेस का मतलब था घोटालों की सरकार। इतना बड़ा घोटाला कांग्रेसों की सरकार में हुआ है जितना तो कभी किसी की सरकार में नहीं हो सकता। दूसरी बात ये सरकार में सुनने पहले हमारी बात होने दीजिए भाई सोम जी। जब से मोदी जी की केंद्र में सरकार बनी, आज छठी वर्ष चल रहा है यार, एक पूरा हुआ, दूसरा कालकाल शुरू हो गया है। आज तक आपकी पार्टी ने या किसी ने भी कोई घोटाला का आरोप नहीं लगा पाया, नंबर एक। दूसरी बात जो है, जो आपने हमारे बीए जी ने कही है कि जो इस सचिवालय में पशुपालन विभाग में घोटाला हुआ, ठीक है, ये कर्मचारी रखिए ना, कर्मचारी तो ये सपा बसपा की कांग्रेस की ही तो वो ही समय के तो भर्ती के मतलब करे हुए हैं। अगर किसी नेता ने कोई घोटाला किया हो, हमारे किसी मंत्री ने घोटाला किया हो तो ये चलिए भाजपा, और अगर घोटाला किया उसकी जांच हो रही ना, जांच तो हमारी ही सरकार ने कराई है, जांच कराई है, गिरफ्तार भी हुए हैं। कौन लोग गिरफ्तार हुए? गिरफ्तार वो लोग हुए हैं जिन्होंने पशुपालन विभाग में घोटाला किया है। और जांच भी हमारी अगर ये सरकार समाजवादी बसपा या आप कांग्रेस की होती
ना तो कभी कोई जांच होती, ना कोई जेल जाता। अगर हमारे यहाँ अगर कोई गलत काम करोगे तो उसका रास्ता जेल है। हमारी सरकार में कोई भी बगैर बगैर किसी के दबाव में कोई कार्य नहीं कर सकता। अगर कोई गलत काम आपने किया तो उसकी आपके लिए जेल है ना। तो ये केवल सरकार जो पिछली जो कार्यकाल की सरकारें रही हैं, जिनके द्वारा जो भर्ती की हुई है, ये सब उन्हीं के सब हैं। बताइए। देखिए, 2018 में किसकी सरकार थी सर? 2018 में भाजपा थी, लेकिन भाजपा और जांच किसने करा रही है? जांच जिससे भाजपा की सरकार क्यों लेती है? सुनिए ना, हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि में जो भर्ती हुई है, जो घोटाला सामने है, उसकी जिम्मेदारी लेते हैं आप? हमारा मानना है कि शिक्षा की तो जांच होनी चाहिए, लेकिन हमारा मानना आशा से देश नहीं चलेगा, माने बस सच्चाई सामने आनी चाहिए। सच्चाई नहीं, आप मेरी बात सुनिए ना पहले। सच्चाई, अगर हमारी सरकार में घोटाला हुआ है प्लीज 3 साल से जो बाबू जमे हुए हैं उनमें किसका ट्रांसफर हुआ है, कृपया आप बताएंगे? कौन से वो पतल बात कर रहे हैं, आप बताएं। जो अभी आदरणीय शेखर जी ने भी सवाल उठाया, जो लगातार कई वर्षों से बाबू जमे हुए हैं एक ही पदों पर और नियम के अनुसार उनका ट्रांसफर होना चाहिए, क्या उनके ऊपर आपकी दृष्टि अभी तक नहीं पड़ी भारतीय जनता पार्टी की? सब हो रहा है भाई, आप तो कुछ नहीं कटियार जी बोलिए, टाइम खत्म हो रहा है भाई। देखिए, मैं आदरणीय कटियार जी को ये बता दूं कि देखिए, आप कह रहे हमारी सरकार जांच कराई, सरकार को जांच तो करानी पड़ेगी। उधर हाईकोर्ट का डंडा चल रहा है, इधर कांग्रेस पार्टी आपके पीछे लगी हुई है। हम एक विपक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और हम ये आप देखिएगा, निश्चित रूप से आपके मंत्री को, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व, उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। निष्पक्ष जांच तभी संभव है जब ये इस्तीफा देंगे। कहीं ना कहीं आप देखिएगा, निश्चित रूप से ऐसा होगा। मनदीप जी कुछ बोलना? जी देखिए, जी सरकार के दबाव में जांच एजेंसियां यदि काम करेंगी तो इस तरह के घोटालों का पर्दाफाश होना असंभव है। बड़ा क्वेश्चन है, बड़ी बात है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग आज नैतिकता की बात करते हैं, उन्हें नैतिकता के ही आधार पर इस तरह के शब्दों का और नैतिकता के ही आधार पर उन्हें इन चीजों का बात करने का, नैतिकता की बात करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। क्योंकि जिन मुद्दों पर वो प्रदेश और देश की सरकार में है, वो हर मुद्दे पे पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की देश प्रदेश की विफल है। महंगाई को ले लीजिए, जिन मुद्दों ने, जैसे अभी कट्टा साहब जिन जिन चीजों को गिना रहे थे, बड़ी बात है। देश को आप कहां ले जाना चाहते हैं, देश में महंगाई की क्या स्थिति हो रही है, आप आंकड़े उठा के दे लीजिए। ये रिकॉर्डेड बातें होती हैं। आप पल्ला झाड़ने से सरकार का दामन साफ नहीं हो जाता है। जो रिकॉर्डेड बात है, जो तथ्यात्मक बात है, जो साक्ष्यात्मक बात है, उनको आपको मानना पड़ेगा और आपको उनकी नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। आज हम लोगों ने एक सार्थक चर्चा की है और हमें लगता है कि कुछ हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा और निश्चित रूप से कुछ और चेहरे सामने आएंगे। और जैसा विमल जी भरोसा भी दिला रहे हैं कि उनकी सरकार में सब मामला सही चलता है, तो निश्चित रूप से हम लोग समझ रहे हैं कि कुछ चेहरे बेनकाब होंगे और जो खेल शुरू हुआ है फर्जीवाड़े का, फर्जी नियुक्तियों का, वो खेल बंद होगा। इस उम्मीद के साथ आज की चर्चा का हम समापन करते हैं। आप सबने आज की चर्चा में भाग लिया, विमल कटियार जी का, शुभम तिवारी जी का, विजय कटियार जी का और मनदीप यादव जी का आज बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, एक नई डिबेट को लेकर के। लेकिन चलते चलते निवेदन अपने दर्शकों से करना चाहेंगे कि अभी तक जो हमारे चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पास में जो घंटी बनी है वो घंटी वाला आइकन दबा दें, ताकि जो हमारे बुलेटिन के एपिसोड हैं वो सीधे आप तक पहुंचते रहें। क्योंकि कई बार लोगों के पास फोन आ रहे हैं, मनदीप जी के पास फोन आते हैं, हमारे पास फोन आते हैं, शुभम जी के पास फोन आते हैं कि किसी तारीख का एपिसोड उन्हें मिला नहीं। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे, घंटी वाला बटन दबा देंगे, तो सारे एपिसोड आपके पास सीधे पहुंचते रहेंगे। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। नमस्कार। सभी को नमस्कार।
आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।